Hi guys, we are going to start with a new chapter which is a lease financing. अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखना है that what is the definition of the lease, types of leases क्या है, rights and obligation of parties of the lease क्या रहेंगे, advantages and disadvantages of the leasing an asset क्या रहेंगे in the business operations. ठीक है. So lease होता क्या है? Now it means we are going to take an asset. For example, it can be a land, it can be car, it can be building, machine. हम ये सब assets को रेंटल बेसिस पे लेंगे rather than buying that asset. ठीक है. So it is a way to use an asset without owning that asset. तो जो बंदा जो ओन करता है उस एसेट को उसको हम क्या कहते हैं, लेसर. और जो पर्सन हु टेक्स इट ऑन द रेंटल बेसिस उस बंदे को हम क्या कहते हैं, लेसी. लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ द लीज. फॉर एग्जांपल, अब एबीसी कंपनी है, वो एक लेसी है एंड XYZ जो है दैट इज द ओनर ऑफ द एसेट. उसने एक मशीन ली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. ठीक है. अब ओनर ने अपने लेसी को राइट टू यूज एसेट ट्रांसफर किया. एबीसी कंपनी विल पे द रेंट ऑफ ₹5,000 पर मंथ टू XYZ फॉर यूजिंग दैट एसेट. तो इसमें लीज पीरियड हमारी कितनी है, 3 years की. तो हमने एक कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट कर ली बिटवीन द टू पार्टीज, जिसमें एक पार्टी ने राइट टू यूज द एसेट दिया टू अनदर पार्टी दैट इज अ लेसी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम. अब इसके अंदर लीज पीरियड जो है दैट इज ऑफ द 3 years. ठीक है. एक फिक्स पीरियड ऑफ द टाइम के लिए हमने वो एसेट को ऑन रेंटल बेसिस पे ले लिया फॉर यूजिंग दैट एसेट. वी आर नॉट गोइंग टू बाय दैट एसेट, सो इट सेव्स आवर फंड्स कि rather than buying that expensive asset we are going to use that asset for a specific period of the time. अब हमने 3 years के लिए ये एसेट को तो ले लिया, बट आफ्टर 3 years हम क्या करेंगे, या तो हम उस एसेट को रिटर्न कर देंगे या फिर हम उसको बाय ही कर लेंगे या फिर हम लीज पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं लाइक फॉर द 3 years 5 years. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट. वो हम स्टार्टिंग में ही मेंशन कर देते हैं, वहां पे डेट्स मेंशन करी जाती है कि स्टार्ट डेट ये है, एंड डेट ये है. तो उस बेसिस पे हम अपने लीज एग्रीमेंट को कैरी आउट करते हैं, राइट. सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द लीज. सबसे पहले आता है लेसर. नाउ हु इज द ओनर ऑफ द एसेट. लेसी कौन है, हु इज द यूजर ऑफ द एसेट. एसेट क्या है, दैट इज अ टैंजिबल आइटम. नॉट इट कैन बी अ कार, बिल्डिंग, मशीन. ठीक है, कुछ भी एसेट को हम लीज पे ले सकते हैं. लीज रेंटल्स कौन से होते हैं, वो भी मैंने पहले ही डिफाइन किए जाते हैं कि लाइक ₹5,000 पर मंथ के हिसाब से हम एक एसेट को लीज पे ले रहे हैं. अब हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था हु वाज द लेसर, दैट इज XYZ, जो हमारा ओनर ऑफ द एसेट है. लेसी कौन था, एबीसी. एसेट क्या थी, हमारी मशीन. ठीक है. रेंटल हमने डिफाइन कर दिया, दैट वाज ₹5,000 पर मंथ. लीज टर्म क्या थी, दैट वाज 3 years. और लीज एग्रीमेंट में हमारी टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल कि आफ्टर 3 years हम रिटर्न कर देंगे उस एसेट को, या फिर हम उस एसेट जो हमने लिया है लीज पे उस लीज को हम एक्सटेंड करवा देंगे, या फिर हम बाय ही कर लेंगे वो मशीन को. सो दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ द लीज. नेक्स्ट वी हैव दैट पार्टीज टू द लीज क्या रहेंगी. लेसर, द पर्सन और द एंटिटी दैट ओन्स द एसेट एंड प्रोवाइड्स इट ऑन द लीज. हमने पढ़ा था दैट एबीसी था कि XYZ था. XYZ was the owner of the asset. तो लेसर कौन रहेगा, XYZ. लेसी कौन है, ABC, who is going to use the asset and that company will pay the lease rentals. Lease rentals हमारे कितने थे, ₹5,000 per month. ठीक है. Now what is the contents of the lease agreement. सबसे पहले आता है asset and duration details. अब details of the lease asset इसके अंदर आता है that what is the asset which we are going to take on the lease basis. उसके बाद है लीज ड्यूरेशन क्या रहेगी, कि स्टार्ट कब होनी है लीज या फिर एंड कब होनी है. रेंटल अमाउंट कितनी रहेगी और पेमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट वी आर गोइंग टू पे द रेंट ऑन द मंथली बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे करने वाले हैं. नेक्स्ट वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन. अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स किसके साथ रहेंगी, कि लेसर पे करेगा कि लेसी पे करेगा. फिर आता है टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस क्लॉजेस, कि हु विल हैंडल द टैक्सेस को कौन पे करेगा, इंश्योरेंस को कौन पे करेगा. एंड राइट्स टू इंस्पेक्ट द एसेट. ओनर्स का राइट तो रहेगा ही ना, ताकि वो अपनी आइटम को चेक कर सके. ठीक है. देन टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है, कि रूल्स हमारे क्या रहेंगे फॉर द रिन्यूइंग द एसेट, या टर्मिनेशन के टाइम पे क्या होएगा या बायबैक के टाइम पे क्या होएगा. सो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो स्टार्टिंग में ही डिफाइन करी जाती है. पेनल्टीज क्या होंगी अगर ब्रीच कर दिया किसी ने भी एग्रीमेंट को. ठीक है. गवर्निंग लॉज एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसा रहेगा, लॉज दैट अप्लाई एंड हाउ टू सॉल्व दैट डिसएग्रीमेंट्स अगर कोई आती है इन द नियर फ्यूचर, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे.
पेनल्टीज क्या रहेंगी अगर कोई भी एक पार्टी रूल्स को ब्रेक करती है, ठीक है। कंडीशंस हमारी क्या रहेंगी अगर लीज पीरियड हमारा खत्म होता है कि हम उसको रिन्यू करवाएंगे, कि बाय कर लेंगे उस एसेट को, या फिर उस एसेट को हम रिटर्न कर देंगे टू द लेसर। तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो स्टार्टिंग में ही डिफाइन करी जाती है जब हम लीज एग्रीमेंट बना रहे होते हैं। नाउ व्हाट आर द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द लेसर? लेसर कौन था? ही इज द ओनर ऑफ द एसेट। सबसे पहले राइट क्या है कि ही विल गेट द रेंटल पेमेंट्स ऑन टाइमली बेसिस। उसको टाइमली बेसिस पे उसका जो रेंट है वो रिसीव हो जाने चाहिए फ्रॉम द लेसी। सेकंड वी हैव he can inspect the asset for the proper use. He will check the item कि जो उसका asset उसने लीज बेसिस पे दिया हुआ है वो सही तरीके से यूज तो हो रहा है ना। Then he will repossess the asset on the lessee's default. वो क्या करेगा? He will take the item back अगर उसको लगता है कि लेसी ने फॉलो नहीं करे रूल्स, ठीक है। He will enforce the lease term legally. He will make sure कि लीज टर्म जो है ना वो हमारी फॉलो करी जा रही है ऑन द लीगल बेसिस। He will terminate the lease on the breach. अगर उसको लगता है कि लेसी ने कोई भी रूल ब्रेक करा है ऑफ द एग्रीमेंट, ही विल एंड द लीज, ही विल टर्मिनेट द लीज ऑन ब्रीच। लास्ट वी हैव ही कैन सेल और डिस्पोज ऑफ द एसेट आफ्टर द लीज एंड। अगर उसको लगता है कि इस एसेट को सेल ऑफ करने की जरूरत है, सो ही विल डिस्पोज ऑफ दैट एसेट आफ्टर द लीज पीरियड हैज बीन एक्सपायर्ड, ठीक है। सो राइट्स कौन से होते हैं? दैट व्हाट द लेसर कैन डू, ठीक है। और लाइबिलिटीज कौन सी आती है? दैट व्हाट द लेसर मस्ट डू। सो दीज आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द लेसर। अब ऑब्लिगेशंस में क्या रहता है? सबसे पहले दैट ही हैज टू डिलीवर द एसेट इन अ वेरी गुड एंड यूजेबल कंडीशन। उसको वो एसेट को वर्किंग कंडीशन में जो है वो देना पड़ेगा टू द लेसी। ही विल इंश्योर द लीगल ओनरशिप एंड द टाइटल। उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो एसेट को ओन तो कर रहा है ना, ही हैज द टाइटल ऑफ ओनरशिप, ठीक है। थर्ड वी हैव ही हैज टू प्रोवाइड सर्विसिंग इफ एग्रीड। इन द ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है ना कि सर्विसिंग जो है लाइक रिपेयर्स हो गए उसको वो प्रोवाइड करके ही देने पड़ेंगे आफ्टर बिफोर गिविंग द एसेट टू द लेसी। ही विल पे द टैक्सेस एंड इंश्योरेंस इफ रिक्वायर्ड बाय द एग्रीमेंट। अब उसको टैक्सेस इंश्योरेंस जो है वो पे करने पड़ेंगे इफ एग्रीमेंट के अंदर ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। He will avoid interference in the lessee's lawful use. अगर वो सही तरीके से लेसी यूज कर रहा है एसेट को, he will not interfere in the lessee's legal use of that item, ठीक है। So these are all the rights and obligations of the lessor. Now next we have that is the rights and liabilities of the lessee. अब लेसी की क्या क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज है वो इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले आता है दैट राइट्स। राइट्स क्या होता है? दैट व्हाट द लेसी कैन डू and what is the liabilities? That is the lessee must do. Okay. अब rights में क्या आता है? He has a right to use the asset for the lease duration. That is, he can use the item for the agreed period of the time. Like 3 years का अगर lease period है तो उसी period के लिए वो use कर सकता है उस asset को, ठीक है। Now second we have he can enjoy the peaceful use if the terms are met. अगर वो सारे follow कर रहा है rules को तो वो peacefully उस asset को enjoy कर सकता है, ठीक है। Third, we have option to renew or purchase if provided. Now he can renew that lease at the end of the lease period, या फिर वो बाय कर सकता है उस आइटम को if the agreement allows. अगर agreement के अंदर mention है, so he has two rights. Either he can renew that asset or he can purchase that asset. Then we have right to claim the tax benefits. Lease rental deduction भी जो है ना वो मिल सकती है, like tax benefits जो है ना like deducting the rental payments, तो वो उसमें उसको डिडक्शन जो है मिल जाती है। लास्ट वी हैव द सबलीज इफ परमिटेड बाय द एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट के अंदर मेंशन है दैट लेसी कैन सबलीज दैट एसेट लाइक सबलीज टू एनी वन एल्स, अगर एग्रीमेंट में मेंशन है तो वो भी वो कर सकता है, राइट। अब आती है लाइबिलिटीज ऑफ द लेसी। क्या है? लेसी कौन है? जो एसेट लेता है फॉर रेंटल बेसिस पे। He is not going to own that asset, rather he is just going to use that asset for a specific period of the time. So he has to pay the lease rentals as agreed. जितनी भी अमाउंट मेंशन करी गई है इन द लीज एग्रीमेंट उसको वो पे करनी पड़ेगी as agreed in the agreement. He has to take care of that asset properly. Especially in the finance lease, हम आगे जाकर देखेंगे that what is a finance lease. उसमें he has to maintain that asset properly. He has to return the asset in a good condition post lease. जब लीज पीरियड खत्म हो जाता है तो उसको वो एसेट को रिटर्न करना पड़ेगा इन अ वेरी गुड कंडीशन जब भी लीज पीरियड हमारा एंड करता है।
he has to pay for the insurance and the taxes if assigned. अगर लीज एग्रीमेंट में मेंशन किया गया है कि लेसी इज रिक्वायर्ड टू पे ऑल द टैक्सेस एंड द इंश्योरेंस, तो उसको वो पे करने पड़ेंगे, राइट. देन ही हैज टू यूज द आइटम लीगली एंड फॉर द एग्रीड पर्पस ओनली. उसको एसेट को लॉफुली यूज करना है, उसी इंटेंडेड पर्पस के लिए ही यूज करना है जो यूज उसको मेंशन किया गया है in the agreement. Okay, then he has to bear the risk of the loss in the finance lease. He can take the risk of the loss in the finance lease. अब इसका क्या मतलब है that if the item get damaged, अगर आइटम हमारी जो हमने लीज पे ली हुई है वो डैमेज हो जाती है, so lessee may be responsible. तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? लेसी. अगर एसेट को कुछ भी हो जाता है इन द फाइनेंस लीज, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर बेयरिंग दैट लॉस? दैट इज द लेसी. Now we are going to see the types of the leases. अब types of the leases में सबसे पहले आता है based on the risk and ownership transfer. सबसे पहले है फाइनेंस लीज. अब कैपिटल लीज भी हम इसको कहते हैं. इट्स बेसिकली अ लॉन्ग टर्म लीज, ठीक है, where the lessee uses the asset for most of its useful life. फॉर एग्जाम्पल अगर मशीनरी की लाइफ है 15 ईयर्स की और 10 ईयर्स के लिए लेसी वो यूज कर रहा है, तो उसको हम कौन सी लीज कहेंगे? कैपिटल लीज या फिर फाइनेंस लीज. अब ओनरशिप जो है दैट विल रिमेन विद द लेसर ओनली. So lessee may have option to buy that asset at the end of the lease period. ओनरशिप तो बेसिकली लेसर के पास ही रहेगी, बट रिस्क और रिवॉर्ड जो है दैट विल बी ट्रांसफर टू द लेसी, ठीक है. अब इसके फीचर्स क्या रहते हैं कि हम इसको कैंसिल इजीली नहीं कर सकते हैं. लेसी ही पे करेगा मेंटेनेंस भी और इंश्योरेंस भी. अब एसेट विल बी शोन इन द लेसीज बैलेंस शीट ओनली. एसेट किसकी बैलेंस शीट में शो किया जाएगा? दैट इज ऑफ द लेसी. अब हम मोस्टली ये कौन से एसेट्स में करते हैं? लाइक मशीनरी हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, या फिर हेवी एसेट्स है ना, उस केस में फाइनेंस लीज जो है वो काम आती है. अब हम आगे करते हैं दैट इज द ऑपरेटिंग लीज. ऑपरेटिंग लीज कौन सी होती है? शॉर्ट टर्म लीज. हमने फाइनेंस लीज पढ़ी थी, दैट वाज अ लॉन्ग टर्म लीज. अब इसके अंदर क्या है दैट लेसर ही रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो बेयर करेगा ऑफ द ओनरशिप. ओनरशिप भी हमारी लेसर के पास ही रहेगी. इट कैन बी कैंसल्ड विद द नोटिस. हम ये इजिली कैंसिल कर सकते हैं, बट फाइनेंस लीज जो थी वो हम उसको इजिली कैंसिल नहीं कर सकते. ना लेसर इसके अंदर मेंटेन करेगा एसेट, बट हमने उसमें पढ़ा था फाइनेंस लीज में कि एसेट को कौन मेंटेन करेगा? दैट इज द लेसी. लीज टर्म जो होती है ना दैट इज वेरी शॉर्टर दैन द एसेट लाइफ. लाइक हमने कार ली ऑन द लीज बेसिस फॉर पीरियड ऑफ 3 months, तो ये शॉर्ट टर्म है, तो इसको हम कौन सी लीज कहेंगे? दैट इज द ऑपरेटिंग लीज. नेक्स्ट वी हैव बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द इन्वेस्टर्स. सबसे पहले आता है सिंगल इन्वेस्टर लीज. सेकंड वी हैव द लीवरेज लीज. अब सिंगल इन्वेस्टर लीज कौन सा होता है? जब लेसर जो है वो फाइनेंस करता है फुल कॉस्ट ऑफ द एसेट. इट इज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर विद डायरेक्ट रिलेशनशिप. इट इज यूज्ड इन द स्मॉल लीज. इसमें लेसर जो है वो फाइनेंस करता है इंटायर लीज फ्रॉम हिज ओन फंड. इसके अंदर कोई भी बोरिंग जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर बैंक से वो नहीं करी जाती है, ठीक है. सो देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द थर्ड पार्टी. अब लीवरेज लीज कौन सी होती है? जब लेसर जो फाइनेंस करता है पार्शियली फ्रॉम हिज ओन फंड्स, और पार्शियली कहां से किया जाता है? फ्रॉम द बैंक्स या फिर लेंडर्स. तो इसके अंदर 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती है, दैट इज अ लेसर, लेसी एंड द लेंडर्स, राइट. इसमें हमारा जो रिस्क है वो शेयर हो जाता है बिटवीन द लेंडर्स भी. यूज्ड फॉर द एक्सपेंसिव एसेट्स लाइक पावर प्लांट्स हो गया, शिप्स हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, इसमें ये यूज किया जाता है. और स्मॉलर लीज में कौन सा यूज किया जाता है? दैट इज अ सिंगल इन्वेस्टर लीज. Now next we have based on the geography. अब इसके अंदर आते हैं 2 टाइप्स ऑफ द लीजेस, दैट इज डोमेस्टिक लीज एंड द इंटरनेशनल लीज. अब डोमेस्टिक लीज कौन सा होता है? दैट बोथ द लेसर एंड लेसी जो है हमारे पास वो सेम कंट्री के होते हैं. सो इट इज गवर्न्ड बाय द डोमेस्टिक लॉज एंड लीगल रेगुलेशंस, राइट. सेम कंट्री में होते हैं. लाइक इंडियन कंपनी है, वो लीजिंग कंपनी है, इट लीज टू एन अनदर इंडियन फर्म. दिस इज एग्जांपल ऑफ द डोमेस्टिक लीज. अब इंटरनेशनल लीज कौन सी होती है? जब लेसर और लेसी बोथ आर फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज. तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा आ जाती है ड्यू टू द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स इन्वॉल्व, करेंसी, टैक्सेशन, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो इट इज यूज्ड इन द क्रॉस बॉर्डर एसेट फाइनेंसिंग. लाइक यूएस की कंपनी ने इंडियन फर्म को एक प्लेन दिया ऑन द लीज बेसिस. अब इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ द लीज आती है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव इम्पोर्ट लीज, एक्सपोर्ट लीज या फिर क्रॉस बॉर्डर लीज भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है. बेस्ड ऑन द लीज स्ट्रक्चर एंड ड्यूरेशन. सबसे पहले आता है डायरेक्ट लीज. अब डायरेक्ट लीज में क्या होता है? अ लीज बिटवीन द एसेट मैन्युफैक्चरर लाइक ओनर और लेसी के बीच में डायरेक्टली एक लीज एग्रीमेंट हो जाता है ना, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट लीज. इसके अंदर 2 पार्टी ट्रांजेक्शन होती है. इसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएरी जो है हमारा इन्वॉल्व नहीं होता.
सो लेसी गेट्स डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल सप्लायर, इसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएरी जो है हमारा इन्वॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट वी हैव दैट इज द सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। इसमें क्या होता है, दैट ओनर जो है ना वो सेल करता है अपना एसेट और वो दोबारा से लीज पे ले लेता है फ्रॉम द बायर। What is the purpose of the sale and lease back transactions? It is basically to improve the liquidity, ताकि हम कैपिटल अपनी रेज कर सकें और इससे हमारे बिजनेस ऑपरेशंस भी जो है वो भी हमारे खराब नहीं होते हैं। ठीक है, एसेट जो है वो हमारे पास ही रहता है, इट एनहांसेस द लिक्विडिटी एंड बेसिकली इट इज यूज फॉर द फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, देन वी हैव ओपन एंडेड लीज एंड क्लोज एंडेड लीज। अगर कोई भी फिक्स डेट नहीं है कि कब हमारी लीज खत्म होगी, लाइक लेसी कैन टर्मिनेट बाय गिविंग द नोटिस, तो उसको हम कौन सी लीज कहते हैं, दैट इज ओपन एंडेड लीज। अब क्लोज एंडेड लीज कौन सी होती है, जब फिक्स ड्यूरेशन है, टर्म्स हमारी फिक्स है, स्पेसिफिक टर्म्स होती है कि हमें एसेट को रिटर्न ही कर देना है या फिर बाय आउट कर लेना है एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड, उसको हम कौन से कहते हैं, दैट इज अ क्लोज एंडेड लीज। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज। अब ड्यूरेशन, फाइनेंस लीज की कौन सी ड्यूरेशन होती है, दैट इट इज फॉर द लॉन्ग टर्म, एंड ऑपरेटिंग लीज होती है दैट इज फॉर द शॉर्ट टर्म। ये नॉन कैंसिलेबल होती है, ये हमारी कैंसिलेबल होती है। रिस्क ट्रांसफर जो होते हैं हमारे पास फाइनेंस लीज में ट्रांसफर हो जाते हैं, बट ऑपरेटिंग लीज में लेसर के पास ही जो रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो रहते हैं। देन मेंटेनेंस कौन करेगा, इसमें लेसी मेंटेन करेगा और वो ही इंश्योरेंस करवाएगा उस एसेट की, बट ऑपरेटिंग लीज में लेसर मेंटेन करता है और इंश्योरेंस भी कौन करवाता है, लेसर ओनली। अब बैलेंस शीट में भी हम एसेट को शो कर सकते हैं इन द केस ऑफ द फाइनेंस लीज, बट ऑपरेटिंग लीज में हम इसको नहीं शो करते। ठीक है, अब परचेज ऑप्शन, इसके अंदर ऑप्शन टू परचेज एसेट ऑफन इज अवेलेबल। फाइनेंस लीज में एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड हम एसेट को परचेज कर सकते हैं, देयर इज एन ऑप्शन गिवन टू द लेसी। देन ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है, देयर इज नो ऑप्शन टू परचेज, इसमें हम ऑप्शन हम देते ही नहीं है कि एसेट को परचेज कर सके। अब डेप्रिसिएशन जो है हम क्लेम कर सकते हैं इन केस ऑफ द फाइनेंस लीज। डेप्रिसिएशन इसमें भी हम क्लेम कर सकते हैं बट बाय द लेसर, क्योंकि हम इसमें एसेट में हम शो कर रहे हैं अपने एसेट को, हम एसेट में शो कर रहे हैं अपने जो भी हमने एसेट लीज पे लिया है, तो इसमें हम डेप्रिसिएशन भी जो है वो क्लेम कर सकते हैं। बट डेप्रिसिएशन जो है हम ऑपरेटिंग लीज में बाय लेसी क्लेम नहीं कर सकता, बट लेसर जरूर क्लेम कर सकता है। अब एसेट की लाइफ कवरेज, अब लीज जो है ना वो मेजरली कौन यूज करता है, एसेट को कौन यूज कर पाता है, दैट इज अ लेसी। बट इस केस में ही कवर्स ओनली माइनर पार्ट ऑफ द एसेट लाइफ, इसमें जो लेसी है वो बहुत ही कम पीरियड के लिए ही उस एसेट को यूज कर सकता है। अब यूसेज आती है, इट इज यूज फॉर द हैवी या फिर क्रिटिकल यूज एसेट्स। फाइनेंस लीज पे कोई बड़े एसेट्स ही हम लेते हैं, बट जो भी हमारे छोटे मोटे एसेट्स हो गए, लाइक कार हो गई या फिर छोटी मोटी मशीनरी हो गई, वो ही हम ऑपरेटिंग लीज में लेते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम, और इट इज यूज फॉर द टेम्पररी और द सेकेंडरी यूज ऑफ द एसेट्स। So this is the basically difference between the finance lease and the operating lease. Now, what are the advantages and disadvantages of the lease financing? सबसे पहले आता है that there is no large capital outflow. It avoids the immediate purchase cost. Like it saves the money in the beginning. There is no need to pay a big amount at once. ठीक है, हम lease rentals in a very small amount में वो pay करते हैं on monthly basis, right? Then you can use the costly things very easily. There is no need to purchase that cost. Rather, you can still use it by paying just the lease rentals. देन वी हैव कि हमें इसके टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अब टैक्स बेनिफिट कैसे मिलते हैं, टैक्स सेविंग्स होती हैं, हमें लीज रेंटल जो है एज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस जो है हम क्लेम कर सकते हैं, विच कैन रिड्यूस योर टैक्स बर्डन। तो देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी, हम कस्टमाइज टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो रख सकते हैं, लाइक फॉर द लीज टाइम कितना रहेगा, पेमेंट ऑप्शंस कैसे रहेगी, इट कैन ऑल बी कस्टमाइज एज पर योर कंफर्ट। देन वी हैव टेक्नोलॉजी एक्सेस। नाउ लीज जो है ना हम कर सकते हैं लेटेस्ट इक्विपमेंट्स विदाउट बाइंग दैट एसेट। देयर इज नो ऑब्सोलेंस रिस्क, हम ऑपरेटिंग लीज में हमने फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम ही हमने कोई एसेट लेना है और उसको हम फिर से वापस कर देते हैं, तो इसमें कोई भी ऑब्सोलेंस का जो है पंगा नहीं होता। देन देयर इज नो कोलेट्रल रिक्वायर्ड, एसेट इटसेल्फ एक्ट्स एज अ सिक्योरिटी, हमें इसके अंदर कोई भी कोलेट्रल रखने की जरूरत नहीं होती है। इट इम्प्रूव्स द कैश फ्लो, लाइक यू कैन कीप योर मनी फॉर डेली वर्क ऑपरेशंस के लिए हम यूज कर सकते हैं उस पैसे को इंस्टेड ऑफ बाइंग दैट एसेट, सो इट्स स्मूथ आउटफ्लो होता है ओवर पीरियड ऑफ द टाइम। नाउ देयर इज फास्ट अप्रूवल, क्विक प्रोसेसिंग हो जाती है एज कम्पेयर टू द लोन्स, हमें लोन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, रादर हम एक क्विक प्रोसेसिंग के थ्रू कोई भी एसेट जो है वो परचेज कर सकते हैं। इट्स ऑफ बैलेंस शीट बेनिफिट हमें इसमें मिल जाता है इन केस ऑफ द ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज में हम एसेट को एज बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते हैं,
Then it increases the liquidity, especially in the case of the sale and lease back transaction. जब लेसर जो है वो सेल कर देता है एसेट और फिर वो दोबारा से उस एसेट को लीज पे ले लेता है, दैट इज व्हाट द सेल एंड लीज बैक इज. So it improves the liquidity. So these are all the advantages of the lease financing. Now what are the disadvantages of the lease financing? सबसे पहले आती है there is no ownership benefit. You can never become owner of the asset even after paying for many months or the years. Lessee जो है ना, it doesn't build the assets. ठीक है, हाई लॉन्ग टर्म कॉस्ट हो सकती है, रेंट में एक्सीड द परचेज कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो सकती है. इफ द लीज इज फॉर अ लॉन्ग टाइम, द टोटल रेंट विच यू विल पे मे बिकम मोर देन कॉस्ट ऑफ बाइंग दैट एसेट. ठीक है, नो बिग चेंजेस आर अलाउड. यू कैन नॉट मेक एनी मेजर चेंजेस टू द एसेट विदाउट ओनर्स की परमिशन के बिना हम कोई भी एसेट में चेंज नहीं कर सकते हैं. इट इज नॉन कैंसलेबल इन द फाइनेंस लीज. इट रिड्यूसेस द फ्लेक्सिबिलिटी. हम इसको कैंसिल जो है इजिली नहीं कर सकते इन केस ऑफ द फाइनेंस लीज, बट ऑपरेटिंग लीज में हम कैंसिल कर सकते हैं. मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द लेसी ही रहती है इन केस ऑफ द फाइनेंस लीज. पेमेंट कमिटमेंट इवन इफ द एसेट बिकम्स आइडल, हम अगर एसेट को यूज नहीं भी कर रहे हैं तब भी हमें रेंट जो है वो पे करना ही पड़ेगा. अर्ली टर्मिनेशन पेनल्टीज, अगर हमारा टर्मिनेट हमने कर दिया बिफोर द लीज पीरियड हैज बीन एक्सपायर्ड, तो पेनल्टीज जो है वो हमारी बहुत ज्यादा हो सकती है. इफ यू वांट टू एंड द लीज अर्ली, यू हैव टू पे अ ह्यूज कॉस्ट ऑफ द फाइन हो गया या फिर एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो हमें पे करने पड़ते हैं. देन वी हैव लिमिटेड कंट्रोल. द एसेट स्टिल बिलोंग्स टू द ओनर, दैट इज टू द लेसर को ही बिलोंग करता है एसेट. ठीक है, लेसी कैन नॉट मॉडिफाई द एसेट, सो यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स. Then there is no depreciation claim in case of the operating lease. Tax benefit goes to the lessor. हमें depreciation जो है हम claim नहीं कर सकते, हमारा expense की तरह हम उसको claim नहीं कर सकते in the profit and loss account. तो उसमें tax benefit भी जो है वो भी हमारा transfer हो जाता है to the lessor. Then legal usage restrictions में जाता है, it is bound by contract clauses कि हम इसी यूज के लिए यूज कर सकते हैं या फिर जो भी हमने intended purpose हमने lease agreement में mention किया है उसके अलावा हम कोई भी और यूज के लिए हम इस एसेट को यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, एसेट जो है हमारा आउटडेटेड हो सकता है इफ द लीज इज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम. द एसेट जो है वो बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है या फिर वो आउटडेटेड हो जाता है ड्यूरिंग द लीज पीरियड. ठीक है, अब क्रेडिट रिस्क भी आ सकता है, लाइक इफ द लेसर faces any financial problems, it may affect your use of the asset. So no asset at the end. Basically, after the lease period ends, you have to return the asset. You don't keep that asset with you. So these are all the disadvantages of the lease financing. So here we mark our end to this chapter of lease financing. Thank you.